हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ के अंदर दो स्पेशल केसेज। फर्स्ट होगा चार्ज बॉब्स सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट और दूसरा होगा ऑसिलेशंस ऑफ ए चार्ज अंडर कूलम्ब फोर्स। तो पहले है चार्ज बॉब्स, स्मॉल मेटल स्मॉल स्फेयर्स भी हो सकता है। चार्ज बॉब्स सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। तो अगर हम किसी कॉमन पॉइंट से, ये एक फिक्स्ड पॉइंट O होगा, यहाँ से दो इंसुलेटिंग थ्रेड से अगर हम दो बॉब्स को सस्पेंड करेंगे तो अगर दोनों पर सेम नेचर का चार्ज होगा तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा और दोनों एक दूसरे को रिपेल करके कुछ इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करेगा इक्विलिब्रियम में। तो इसी को डिस्कस करना है। तो जैसे ये है अबाउट O, ये वर्टिकल लाइन हो गया। एक मान लेते हैं ऐसे है यहाँ और दूसरा ऐसे है, इक्विलिब्रियम में इस पोजीशन पे है। इसका मास m1 है तो इसका वेट m1g नीचे लगेगा। इसका मास m2 है तो m2g वेट नीचे लगेगा। वर्टिकल के साथ मान लेते हैं ये एंगल बना रहा है θ1 और ये एंगल बना रहा है θ2। इसमें टेंशन है T2, इसमें टेंशन डेवलप करेगा इस थ्रेड में T1। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो यहाँ पर दोनों पर चार्ज का नेचर सेम होना चाहिए। अगर अपोजिट नेचर का होगा तब तो दोनों स्टिक कर जाएगा। तो ये जो फोर्स लगाएगा इधर F होगा और इस पे फोर्स लगेगा F इस तरफ। अब अगर हम T1 टेंशन को रिजॉल्व करते हैं तो ये एंगल भी θ1 हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा θ2। तो इधर T1 का कंपोनेंट हो जाएगा T1 cos θ1 और इस तरफ T1 का कंपोनेंट हो जाएगा T1 sin θ1। T2 का इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा T2 cos θ2 और T2 का कंपोनेंट हो जाएगा इधर T2 sin θ2। इन इक्विलिब्रियम का ये सिचुएशन है। तो इक्विलिब्रियम में लेफ्ट साइड का फोर्स राइट साइड के फोर्स के इक्वल होना चाहिए। वर्टिकली अप फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करना चाहिए। तो इन इक्विलिब्रियम T1 sin θ1 इक्वल टू F होना चाहिए और T1 cos θ1 इज इक्वल टू m1g होना चाहिए। इसके लिए देखते हैं तो T2 sin θ2 इज इक्वल टू F होना चाहिए और T2 cos θ2 इज इक्वल टू m2g होना चाहिए। तो अगर इसको 1 करते हैं, इसको 2 करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करने से हमें मिल जाएगा T1 T1 कैंसिल, tan θ1 इज इक्वल टू आ जाएगा F डिवाइडेड बाई m1g। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम 1 और ये 2 है, 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो हमें मिल जाएगा tan θ2
इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई m2g। अब यहाँ पे tan θ1 और tan θ2 को देख रहे हैं तो दोनों में f सेम है। मास अगर m1 है इसका और इसका मास m2 है तो ऑब्वियसली थीटा डिफरेंट होगा, θ1 और θ2। तो इससे ये पता चलता है कि अगर चार्ज इस पर है, चार्ज है इस पर Q1 और इस पर है Q2, तो F जो होगा वो तो होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं R का स्क्वायर। तो चार्ज के सेम होने या चार्ज के अलग अलग होने से F तो दोनों के लिए सेम होगा। इसका मतलब है कि θ1 और θ2 डिपेंड करेगा m1 पे और m2 पे। तो इससे ये पता चलता है कि थीटा अनइक्वल होगा अगर मास अनइक्वल होगा, चार्ज सेम है या डिफरेंट है, इससे थीटा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें हमें फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकला? फर्स्ट केस हुआ कि डिफरेंट चार्जेज डू नॉट मेक थीटा डिफरेंट। चार्ज के डिफरेंट होने का थीटा के डिफरेंट होने में कोई रोल नहीं है। मास का डिफरेंस होना, एंगल जो है ये वर्टिकल के साथ जो ये स्ट्रिंग या थ्रेड्स जो एंगल बना रहा है वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट मासेज ऑफ द बॉब्स मेक्स थीटा डिफरेंट या अनइक्वल। थीटा अनइक्वल एंगल को अनइक्वल कौन बनाता है? एंगल को अनइक्वल बनाता है डिफरेंट मासेज। तो डिफरेंट मासेज मेक थीटा अनइक्वल। और यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि जो ये सिस्टम है ये एयर वैक्यूम में है। अब अगर मास भी सेम हो तो एंगल सेम होगा। तो हमने देखा कि tan θ1 इज इक्वल टू एफ बाई m1g और tan θ2 इज इक्वल टू एफ बाई m2g। तो अगर m1 बड़ा होगा तो इसका मतलब है थीटा जो है वो इन्वर्सली रिलेट कर रहा है मास के साथ। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका थीटा कम होगा। तो अगर हम लेते हैं कि m1 बड़ा होगा m2 से तो सीन कैसा हो जाएगा? ये हो गया वर्टिकल लाइन, m1 कुछ ऐसे होगा और m2 का मास कम है तो m2 ज़्यादा पे होगा ऐसे। यहाँ हो जाएगा ये θ2 बड़ा होगा किससे? θ1 से। तो अगर m1 बड़ा होगा m2 से तो θ1 जो होगा वो छोटा होगा θ2 से। और ये कुछ ऐसे होगा और फिर फोर्स जो दिखाएंगे वो फिर इस तरह सीधा नहीं होगा, इस तरह से होगा फोर्स। ये ऐसे होगा और इस पे फोर्स ऐसे हो जाएगा। तो अगर m1 बड़ा होगा m2 से θ1 विल बी लेस देन θ2। और अगर m2 बड़ा होगा m1 से तो अगर m2 बड़ा होगा m1 से तो m2 कुछ ऐसे होगा और m1 ऐसे होगा।
तो उस केस में θ1 बड़ा होगा, θ2 छोटा होगा। चार्ज से एंगल का कोई लेना देना ही नहीं है। तो अगर m2 ग्रेटर देन m1 देन θ2 विल बी लेस देन θ1, ये होगा। अब देखते हैं कि अगर मास सेम हो और चार्ज भी सेम हो तो एक क्या होगा फॉर्मेशन। तो टू बॉब्स ऑफ सेम मास एंड सेम चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं r है। तो दोनों का एंगल सेम होगा, ये भी हो जाएगा mg, ये भी हो जाएगा mg, टेंशन भी सेम होगा T, इसमें भी T होगा, इस पे चार्ज Q है F, इस पर भी चार्ज Q, F इधर होगा। अगर ये थीटा है तो ये एंगल थीटा इधर हो जाएगा T कॉस थीटा, इधर हो जाएगा T साइन थीटा। तो यहाँ आ जाएगा T साइन थीटा इज इक्वल टू F, T कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, डिवाइडिंग 1/2 हमें मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई mg। F की बात करेंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ यूज कर सकते हैं। और इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब चार्जेज सेम हो, मासेज दोनों का सेम हो, दोनों सेम एंगल बनाएगा वर्टिकल लाइन के साथ। अब इसमें आता है नेक्स्ट केस कि टू बॉब्स ऑफ इक्वल मास एंड चार्ज immersed in a liquid या फिर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, तब क्या सीन होगा। तो ये है और ये वर्टिकल लाइन है, एक मान लेते हैं ऐसे है, दूसरा ऐसे है, एंगल बना रहा है ये मान लेते हैं। तो जब टू बॉब्स ऑफ इक्वल मास एंड चार्ज इमर्स इन ए लिक्विड या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो इन एयर वैक्यूम हमने अभी निकाला कि इन एयर क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है F डिवाइडेड बाई mg, यानी कि F डिवाइडेड बाई mg मतलब वेट। अब यहाँ पर ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम एक लिक्विड के अंदर है, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण फोर्स तो घटेगा, लेकिन बायोंट फोर्स का भी इफेक्ट होगा। तो इसको देखते हैं
कि अब इसमें मान लेते हैं टेंशन हो गया टी डैश, इसमें हो गया टी डैश, एयर वाले में हमने टी लिया था, अब हो गया टेंशन टी डैश, और इसका वेट भी चेंज होगा, लॉस इन वेट होगा ड्यू टू बायोंट फोर्स। अब मान लेते हैं एंगल है थीटा डैश, अब जो एंगल है वो है थीटा डैश, क्योंकि दोनों का मास हमने सेम लिया है तो एंगल तो सेम रहेगा दोनों का, लेकिन वेट डब्ल्यू डैश हो गया, इसका वेट डब्ल्यू डैश हो गया, टेंशन हो गया टी डैश, और बायोंट फोर्स लगेगा एफ बी अप थ्रस्ट, और ये हो गया फोर्स हो जाएगा एफ डैश। फोर्स क्या हो जाएगा, एयर वैक्यूम में एफ है तो अब हो जाएगा फोर्स एफ डैश, एयर वैक्यूम में वेट डब्लू था तो अब हो जाएगा डब्लू डैश, और बायोंट फोर्स इन दोनों पे लगेगा अपवर्ड। तो लॉस इन वेट होगा अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो अब जो tan थीटा डैश होगा वो होगा एफ डैश डिवाइडेड बाय डब्लू डैश। एफ डैश क्या होगा, ये है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, और इस मीडियम का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है इक्वल टू मान लेते हैं के है। तो डब्लू डैश क्या होता है, डब्लू डैश हो जाएगा एक्चुअल वेट माइनस बायोंट फोर्स। एक्चुअल वेट का मतलब हो गया mg, और बायोंट फोर्स का फॉर्मूला होता है v dg। v इज वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स बॉडी। d डेंसिटी होता है लिक्विड का, और g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि लेट सिग्मा इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉब या स्फीयर एंड रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फिर जो मीडियम है उसका। तो इससे जो d होगा वो हो जाएगा रो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लिक्विड का जो वॉल्यूम डिस्प्लेस है वो इमर्स्ड बॉडी के वॉल्यूम के इक्वल होता है। जितना बॉडी का वॉल्यूम है, खुद उस बॉडी का वॉल्यूम है, उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वो डिस्प्लेस किया होगा। तो असल में ये जो होता है ये होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बायोंट फोर्स जो होता है वो इक्वल टू होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट का मतलब मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम वही होगा जो इस स्फीयर का होगा या बॉब का होगा। mg इज मास ऑफ वेट ऑफ द बॉब। तो mg क्या होगा, mg हो जाएगा v वॉल्यूम है सिग्मा g, और ये था v रो g। ये हो गया w डैश। तो ये v कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा v, और g कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा सिग्मा माइनस रो। और दूसरा जो चीज़ है वो है एफ डैश। तो हम लोग को पता है कि अगर एयर में एफ एयर है ये, तो एफ मीडियम जो होता है वो होता है एफ एयर डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के।
तो इससे tan थीटा डैश इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा tan थीटा डैश इज इक्वल टू एफ डैश के बदले में एफ एयर बाई के डालेंगे, तो एफ एयर डिवाइडेड बाई के अपॉन डब्लू डैश के बदले में डालेंगे वी जी माइनस वी जी, वी फॉर वॉल्यूम, सिग्मा माइनस रो। और इससे अगर चलते हैं एफ एयर बाई एम जी इजकल टू tan थीटा, तो ये इससे आ जाएगा एफ एयर डिवाइडेड बाई के वी जी इंटू सिग्मा माइनस रो। अब यहाँ से चलते हैं तो एफ एयर के बदले में लिख सकते हैं एम जी इंटू tan थीटा। एफ एयर के बदले में क्या लिख सकते हैं इस रिलेशन से, तो इससे आ जाएगा tan थीटा डैश इज इक्वल टू एम जी tan थीटा, या फिर W tan थीटा, नीचे है के वी जी सिग्मा माइनस रो, ये आ गया W tan थीटा डिवाइडेड बाई के वी जी सिग्मा माइनस रो, और W के बदले में लिखेंगे V सिग्मा जी इज इक्वल टू आ गया V सिग्मा जी tan थीटा डिवाइडेड बाई के वी जी इंटू सिग्मा माइनस रो। अब ये वी जी कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बचा, अब बचा tan थीटा डैश इज सिंपली सिग्मा, tan थीटा डैश इज सिग्मा tan थीटा डिवाइडेड बाई के इंटू सिग्मा माइनस रो। ये हो गया। इसको फिर एक स्टेप और लिख लेते हैं, tan थीटा डैश इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई के इंटू सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाई सिग्मा। अब इससे 3 कंक्लूजन अभी निकलेगा इस रिलेशन से, कि अगर एयर वैक्यूम में एयर में है, फिर हमने उसको इस सिस्टम को इमर्स्ड कर दिया है किसी लिक्विड में या किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, तो थीटा चेंज होगा। तो हम लोग अभी देखेंगे थीटा चेंज हो भी सकता है, थीटा इंक्रीज भी हो सकता है, और थीटा डिक्रीज भी हो सकता है। तो अगर थीटा सेम रहा, पहला पॉइंट है कि इफ थीटा डैश इजिकल टू थीटा है, तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म है ये टर्म 1 है, इसका मतलब है k इंटू सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाई सिग्मा, इसका वैल्यू 1 होगा, तभी तो थीटा डैश tan थीटा डैश इजिकल टू tan थीटा होगा, यानी कि थीटा डैश इजिकल टू थीटा होगा। तो इससे k का एक फॉर्मूला मिल गया, k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा माइनस रो, और फिर ये सिग्मा ऊपर चला जाएगा। ये हो गया k का वैल्यू। फॉर्मूला फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
when the system is immersed in a liquid and there is no change in the vertical angle, जो थ्रेड्स वर्टिकल एंगल बना रहे हैं उसका एंगल रिमेन अनचेंज्ड है, तो ये डायरेक्ट के का फॉर्मूला हो गया सिग्मा डिवाइडेड बाई सिग्मा माइनस रो। सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर या बॉब एंड रो इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट है और जो बायोंट फोर्स का इफेक्ट है वो दोनों डोमिनेंट है। इस केस में क्या हो गया, अगर थीटा डैश थीटा है इसका मतलब है डाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड बायोंसी इफेक्ट इज इक्वली डोमिनेंट, इक्वली डोमिनेंट। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण फोर्स घटता है तो वो एंगल को कम करना चाहेगा, और बायोंट फोर्स का अगर इफेक्ट ज़्यादा होगा तो वो एंगल को बढ़ाना चाहेगा। तो एंगल को बढ़ाने वाला इफेक्ट घटाने वाला इफेक्ट के इक्वल हो रहा है, तभी तो एंगल में कोई चेंज नहीं हुआ है। और अगर एंगल बढ़ रहा है इसका मतलब है बायोंट फोर्स का इफेक्ट डोमिनेंट होगा, वो अपवर्ड लग रहा है तो एंगल बढ़ाने की टेंडेंसी है। और अगर एंगल घट रहा है लिक्विड में रखने पे इसका मतलब है एफ डैश घटा था, तो यानी कि डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण एफ डैश जो एयर वाले से कम हुआ था, तो इफ थीटा डैश इक्वल टू थीटा, तो ये तो हो गया कि दोनों इफेक्ट इक्वली डोमिनेंट है। अब इसी में सेकेंड केस कि अगर थीटा डैश लेस हुआ है थीटा से, एंगल घटा है, तो इसका मतलब होगा कि डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट एफ डैश का इफेक्ट ज़्यादा हो गया, बायोंट फोर्स तो हुआ, डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डोमिनेंट, इज डोमिनेंट। एंड थर्ड है कि अगर थीटा डैश बड़ा हो गया है थीटा से, तो ये जो बायोंट फोर्स का इफेक्ट है, ये जो डिक्रीजिंग इफेक्ट एफ डैश का के कारण डाइलेक्ट्रिक के कारण था उससे ज़्यादा है, तो इस केस में बायोंसी इफेक्ट इज डोमिनेंट। तो टू बॉब सिस्टम को किसी लिक्विड में इमर्स्ड करने पे थीटा रिमेन सेम, थीटा में इंक्रीज, थीटा में डिक्रीज, ये तीन सिचुएशन है। और ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं जब थीटा चेंज नहीं हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला। तो टू बॉब्स सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट में एक और केस है कि अगर हम इस पूरे सिस्टम को स्पेस में कंसीडर करें ग्रेविटी फ्री, इफ टू बॉब सिस्टम इज टेकन इनटू स्पेस, स्पेस का मतलब है ग्रेविटी फ्री, तो ग्रेविटी फ्री होगा तो mg जो नीचे लग रहा था वो तो लगेगा ही नहीं, तो सीन क्या हो जाएगा, वेट का इफेक्ट खत्म हो गया, ये जो थ्रेड्स होंगे अबाउट ओ जो सस्पेंडेड था ऐसे था, ये थ्रेड ऐसे हो जाएंगे। थ्रेड्स इस तरह हो जाएंगे, एफ इधर, इस पे फोर्स कूलम फोर्स तो लगेगा, स्पेस हो या कुछ हो, और वर्टिकल के साथ
जो थ्रेड्स हैं अब कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री। मान लेते हैं थ्रेड का लेंथ L है, थ्रेड्स का लेंथ अगर L है तो इसमें टेंशन होगा T, इसमें टेंशन होगा T। तो इन इक्विलिब्रियम F जो है वो मैग्नीट्यूड में टेंशन के इक्वल होगा, और यही जो है ये हो जाएगा K, मान लेते हैं ये Q1 है और ये Q2 है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई लेंथ हो जाएगा 2L का स्क्वायर। और जो थ्रेड्स हैं वो एक दूसरे के साथ 180 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो ये था सिचुएशन फॉर चार्ज बॉब्स कनेक्ट सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। अब इस टॉपिक पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, टू पिच बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेज आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज R, नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट। तो कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम्स ABCD। मतलब है कि अब स्ट्रिंग्स को ऐसे करके यहाँ पर क्लैम्प कर दिया गया है हाफ y/2। तो अब तो यहाँ कुछ कंस्ट्रेंट आ गया, तो अब फोर्स भी चेंज होगा, इनके बीच का एडजस्ट करेगा। और अब पूछ रहा है कि अब इनके बीच जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो क्या होगा। तो अब न्यू सेपरेशन को मान लेते हैं R1। इनिशियली R था, अब मान लेते हैं सेपरेशन क्या हो गया है, R1। तो पहले मान लेते हैं, क्योंकि ये है थीटा इक्वल चार्ज और ये थीटा था, अब हो जाएगा एंगल, मान लेते हैं चेंज होकर के थीटा डैश। एंगल चेंज करेगा क्योंकि अब यहाँ पर क्लैम्प कर दिया गया है बीच में। तो पहले हमने देखा है ये F होता है और इधर होता है mg, और ये थीटा हमने पढ़ा है tan थीटा का फार्मूला। पहले क्या था, F इक्वल टू mg tan थीटा इक्वल टू F/mg था। तो F इक्वल टू पहले क्या था, mg tan थीटा। मास तो वही रहेगा, mg ही रहेगा, मास तो m ही है, mg। ये थीटा डैश हो गया है। फोर्स भी चेंज हो जाएगा क्योंकि अब इस सिचुएशन में अलग तरीके से अलग डिस्टेंस पे एडजस्ट करेगा। तो हम लोग यहाँ क्योंकि कंस्ट्रेंट हो गया है तो अब कम इनके बीच का सेपरेशन भी कमेगा, क्योंकि ये जो लेंथ है ये कम गया है। तो अब जो है इस केस में F डैश हो गया फोर्स, वेट तो mg ही रहेगा और tan थीटा डैश हो गया। न्यू एंगल इज थीटा डैश। तो इससे हमें ये कर देते हैं 1, इसको कर देते हैं 2, तो हमें मिल जाएगा F डिवाइडेड बाई F डैश इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा डैश। mg कैंसिल। पहले F क्या था, पहले जो F था वो था K, इस पे भी Q, इस पे भी Q, इस पे भी Q, इस पे भी Q। तो पहले K Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर बाई R था, तो क्या था KQ बाई R स्क्वायर। F डैश क्या हो जाएगा, F डैश भी हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। tan थीटा अगर ये R है तो ये कितना होगा R/2, और ये है Y। तो पहले tan थीटा क्या था
वाई r/2 अपॉन वाई परपेंडिकुलर बाई बेस। और tan थीटा डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा r1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ r/2 था, ये हो जाएगा r'/2, तो ये हो जाएगा r1 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया है y/2, y डिवाइडेड बाई 2। के क्यू स्क्वायर कैंसिल, r डैश का स्क्वायर ऊपर आ जाए, r1 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और r स्क्वायर नीचे चला गया। यहाँ पे हो गया r/2, r नीचे चला गया 2y, और फिर y है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, r1 स्क्वायर बाई r का स्क्वायर इज इक्वल टू r/2y, और फिर ये ऊपर आ जाएगा y/2, और फिर ये है r1, और ये 2 कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा y, तो इससे फिर ये y और y कैंसिल। इससे आ गया r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r³ डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 2 और ये 2 कैंसिल। इससे आ गया न्यू लेंथ r1 का क्यूब इज इक्वल टू r³ डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब है r1 इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 2। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज सी, r डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 2। क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ ईच अदर when suspended in a liquid of density 0.8 gram per centimeter cube, the angle remains the same if density of material of the sphere is 1.6 gram per centimeter cube, the dielectric constant of the liquid is। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, एयर वैक्यूम में एंगल थीटा है और मीडियम में थीटा डैश है, लिक्विड में थीटा डैश है, तो रिलेशन ये आया था के सिग्मा माइनस रो अपॉन सिग्मा। तो अगर थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश है, इसका मतलब है tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा डैश है, यानी कि के सिग्मा माइनस रो बाई सिग्मा का वैल्यू 1 होना चाहिए। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इससे के का फॉर्मूला निकला था, इससे के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाई सिग्मा, विच इज सिग्मा डिवाइडेड बाई सिग्मा माइनस रो। सिग्मा था डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉब या स्फीयर, यानी कि 1.6 डिवाइडेड बाई 1.6 माइनस 0.8, रो था डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इससे ये आ गया 1.6 डिवाइडेड बाई 0.8 यानी कि 2। करेक्ट ऑप्शन इज डी 2। तो आज का जो दूसरा टॉपिक है वो है ऑसिलेशंस ऑफ ए चार्ज अंडर कूलम्ब फोर्स। ऑसिलेशंस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अंडर कूलम्ब फोर्सेज। तो इसमें मान लेते हैं ओरिजिन है ये,
और -a0 पर एक चार्ज है q, और a0 पर दूसरा चार्ज है q। दोनों चार्ज सपोज कर लेते हैं, दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर कोई थर्ड चार्ज q यहाँ होगा, प्लस होगा या माइनस होगा ओ पे, तो नेट फोर्स 0 होगा उस पर, चाहे चार्ज प्लस q हो या माइनस q हो, नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। अब इस चार्ज को अगर हम y लेंथ से डिस्प्लेस कर देते हैं, y इज लेस मच लेस देन a, सपोज यहाँ पे हम उसको ला करके छोड़ देते हैं, तो ऑसिलेशंस का क्या कंडीशन है। ऑसिलेशंस के लिए अगर हम चार्ज को यहाँ छोड़ते हैं तो चार्ज को प्लस अगर होगा तो ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स इधर हो जाएगा, वो तो दूर चला जाएगा। तो ऑसिलेशंस के लिए अभी हम लोग देखेंगे कि उसको आना चाहिए इधर और फिर वो इस तरफ आना चाहिए, तो यहाँ वाला चार्ज का -q होना ज़रूरी है। नेट फोर्स हम बीच में रखेंगे तो चार्ज प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हमने डिस्प्लेस किया है y से और यहाँ पर छोड़ दिया है, यहाँ पर ला करके अगर हम छोड़ देंगे, उसको फ्री कर देंगे, तो ये अट्रैक्ट करेगा इसको और ये भी अट्रैक्ट करेगा इधर, और ये करेगा इधर। सेम डिस्टेंस हो जाएगा f, ये भी f हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा y² प्लस a², ये डिस्टेंस भी हो जाएगा y² प्लस a²। इस फोर्स का अगर सपोज करते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा, ये मान लेते हैं y है। तो इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा इस फोर्स का f साइन थीटा, इस फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा इधर f साइन थीटा, और इस तरफ हो जाएगा f कॉस थीटा, इसका भी और इसका भी f कॉस थीटा। तो नेट फोर्स ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, f कॉस थीटा इसका कंपोनेंट और f कॉस थीटा इसका कंपोनेंट, ये दोनों ऐड होकर के इसको ओरिजिन की तरफ यहाँ पे लाएगा। तो f नेट जो होगा वो इक्वल टू होगा 2f कॉस थीटा। तो ऑसिलेशंस के लिए अगर यहाँ वाले दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव होना चाहिए, या फिर अगर ये दोनों नेगेटिव होगा तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तब तो ये इसको इधर फोर्स लगा देगा, ये इसको इधर लगाएगा, नेट फोर्स इस तरफ हो जाएगा। तो ऑसिलेशंस के लिए इन दोनों चार्ज का सेम नेचर का होना चाहिए और यहाँ वाला चार्ज अपोजिट नेचर का होना चाहिए। एफ नेट हो गया 2f कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2f हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस y² प्लस a² हो गया, कॉस थीटा ये हो गया y हो गया इसका बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस, इनटू y डिवाइडेड बाई y² प्लस a² का अंडर रूट। तो फिर ये आ जाएगा 2qqy डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट y² प्लस a² टू द पावर 3/2।
अब है कि इफ एफ नेट इफ y इज मच लेस देन a, therefore y square can be neglected. तो इससे आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू 2qy डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a टू द पावर q। फिर इससे आ गया एफ नेट इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट q कॉन्स्टेंट स्मॉल q कॉन्स्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a q, ये सब कांस्टेंट है। और यहाँ क्या आ गया, y आ गया। इससे हमें पता चला एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। और ये जो है ये है कांस्टेंट जिसको कि हम लोग k मान सकते हैं। अब ये एफ नेट के लगेगा और ये इस तरह से आएगा यहाँ O पॉइंट तक। जैसे ही O पॉइंट पर पहुँचेगा फोर्स अचानक 0 हो जाएगा, लेकिन ये अचानक रुकेगा तो नहीं। फिर ये इक्वल लेंथ नीचे आएगा और फिर फोर्स लगेगा इस तरह से नेट फोर्स, फिर ये वापस आएगा। तो होगा क्या, अबाउट O विथ एम्पलीट्यूड y ये SHM करेगा। तो अब के सिचुएशन हो गया कि द चार्ज पार्टिकल विल एग्जीक्यूट SHM विथ एम्पलीट्यूड प्लस माइनस y। तो अब SHM का बात करेंगे। सीन ये है, ये O पॉइंट है, यहाँ से प्लस y यहाँ तक आएगा और फिर इधर आएगा माइनस y। इस तरह से चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, SHM करेगा। तो SHM के लिए F रेस्टोरिंग की बात करेंगे। तो F रेस्टोरिंग इक्वल टू हो जाएगा 2q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AQ, और रेस्टोरिंग फोर्स तो के लिए माइनस y, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा टुवार्ड्स द मीन पोजीशन होता है, एक्ट करता है। और हमने जो इसको y डिस्प्लेस किया है, ये किया है अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, और यहाँ पर ले जा करके हमने इसको छोड़ दिया था, तब ये इस तरह से SHM करेगा। तो F रेस्टोरिंग के टर्म में अगर हम सोचते हैं इज इक्वल टू माइनस KY, दिस इज K। तो F रेस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस KY हो गया। और इन SHM एक्सलरेशन जो होता है वो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर y, वेयर ओमेगा इक्वल टू होता है रूट अंडर K/m। m इज मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। K का वैल्यू क्या होगा, K का वैल्यू है 2q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AQ। तो इससे हमें ओमेगा का वैल्यू भी मिल जाएगा। ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, 2q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AQM का अंडर रूट।
टाइम पीरियड t इजकल टू 2π/ω होगा। और यहाँ पर अगर हम मानते हैं कि किसी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, तो यहाँ तो सीन था कि ये O पॉइंट था, हमने y लेंथ से इसको डिस्प्लेस किया था, तो प्लस y और माइनस y एम्पलीट्यूड के साथ ये, तो t इजकल टू 0 पे ये तो एक्सट्रीम पे था ना, एक्सट्रीम पोजीशन, और फिर हमने इसको फ्रीली छोड़ दिया था, तो फिर ये O तक आया, O तक आकर के अचानक नहीं रुका, इक्वल लेंथ माइनस y गया, फिर इस तरह से SHM करना शुरू किया अलोंग y एक्सिस। तो अगर मान लेते हैं कि किसी t इजकल टू t पे, t इजकल टू 0 पे यहाँ था, t इजकल टू t पे, तो डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट y डैश इज इक्वल टू y cos ओमेगा t। कॉस वाला इसलिए यूज हो रहा है बिकॉज मोशन जो है वो कहाँ से हम लोग ले रहे हैं, t इजकल टू 0 एक्सट्रीम पे था, मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो जाएगा y डैश, ये है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया y डैश, पूरा है एम्पलीट्यूड है y डैश हो गया y cos ओमेगा t। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट t, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट v इज इक्वल टू dy डैश बाई dt, इज इक्वल टू d बाई dt y cos ओमेगा t इज इक्वल टू माइनस y साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा y साइन ओमेगा t। एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y डैश। अगर एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड की बात होगी, एम्पलीट्यूड, तो वो हो जाएगा a इज इक्वल टू मॉड मैग्नीट्यूड में ओमेगा स्क्वायर इंटू y इज एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। तो ये माइंड में रखना है फॉर्मूला ओमेगा का, इससे सब कुछ मिल जाएगा, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी जो भी होगा। अब इस पर भी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ए थिन इंसुलेटिंग वायर इज स्ट्रेच्ड अलोंग द डायमीटर ऑफ एन इंसुलेटेड सर्कुलर हुप ऑफ रेडियस r, ए स्मॉल बीड ऑफ मास m एंड चार्ज माइनस q इज थ्रेडेड ऑनटू द वायर। वायर पे उसको थ्रेड किया हुआ है, गुथा हुआ है, उसके अंदर वायर ऐसे है, बीड इस तरह से उसके अंदर गुथा हुआ है। टू स्मॉल आइडेंटिकल चार्जेज प्लस q आर टाइड टू द hoop at points opposite to each other so that the diameter passing through them is perpendicular to the thread as shown। ये वाला diameter, the bead is released at a point which is at a distance x0 from the center। यहाँ पर t इक्वल टू 0 पे उसको छोड़ दिया गया है, फ्री कर दिया गया है हुप को, बीट को। हम बीट को एक पार्टिकल कह सकते हैं, लेकिन उसके अंदर में होल होगा और वो थ्रेडेड है इस वायर पे।
एज्यूम एक्स नॉट इज मच मच लेस देन आर। अब कह रहा है व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज बिट। अभी अभी जो हमने केस किया सिंपली वही है, ये चार्ज माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला प्लस क्यू इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये एफ मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। इधर जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एफ साइन थीटा, इसका जो इधर कंपोनेंट हो जाएगा वो भी हो जाएगा एफ साइन थीटा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इस तरफ हो जाएगा एफ कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट भी हो जाएगा एफ कॉस थीटा टुवार्ड्स ओ सेंटर। तो पॉइंट ए का है व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, तो एफ नेट जो है वो हो जाएगा 2f कॉस थीटा, यानी कि 2k क्यू डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ से यहाँ तक का ये r है और ये एक्स नॉट है, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, ये हो गया। फिर इधर हो जाएगा एक्स नॉट डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर का अंडर रूट, तो एफ नेट हो जाएगा 2k, k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2k क्यू डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर टू द पावर 3/2 एज एक्स नॉट इज मच मच लेस देन r, देयरफॉर एफ नेट इज इक्वल टू 2q, के का वैल्यू डाल देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सिंपली r टू द पावर q, और ऊपर में आ जाएगा एक्स नॉट, ये एक्स नॉट, ये हो गया एफ नॉट। अब इसमें ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, तो एफ नेट को हम लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ एक्स नॉट, k है ये वैल्यू। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ द बीड विल बिकम 0 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस तरह से ये बीड ओ के तरफ आएगा, ओ पर आते ही नेट फोर्स 0 हो जाएगा, फिर ये इक्वल लेंथ एक्स नॉट यहाँ आएगा और ये फिर इस तरह से SHM करेगा। तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन ये रुकेगा नहीं, यहाँ पर दूसरे एक्सट्रीम पे आकर के इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 फर्स्ट टाइम। यहाँ से चलेगा वो पर नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा, लेकिन रुकेगा तो नहीं, फिर ये यहाँ तक आकर के रुकेगा इस वाले एक्सट्रीम पे, और यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 होगा फर्स्ट टाइम। तो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक, वो तो हो गया होगा मीन पोजीशन, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक आने में जो टाइम लगेगा, तो सेकेंड पोर्शन का आंसर होगा बी का, कि व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ द बीड विल बिकम 0 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो टाइम लगेगा वो लगेगा एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक आने में कितना टाइम लगता है t/2, और t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा 2 पाई ओमेगा आई इंटू 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। ओमेगा कैसे निकलेगा, ओमेगा इजकल टू k/m, k का वैल्यू ये है, ओमेगा इजकल टू रूट अंडर k/m होता है SHM में। ओमेगा यहाँ कितना हो जाएगा 2q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RQM रूट अंडर। तो t का वैल्यू क्या होगा, पाई बाई ओमेगा है t का वैल्यू है पाई बाई ओमेगा,
इसका मतलब है t का वैल्यू होगा पाई इंटू रूट अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब m डिवाइडेड बाई 2q. This is the time t, small t, so that the velocity of the bead becomes 0 for the first time when it was released from here. वो कहाँ जा करके इंस्टेंट के लिए रुकेगा? दूसरे एक्सट्रीम पे. एंड दिस इज द टाइम. तो आज का वीडियो इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म